हेलो विद्यार्थियों, हाउ आर यू। देखिए, अपन बीए द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र विश्व के प्रमुख संविधान या दुनिया के महत्वपूर्ण देशों की राज व्यवस्था के बारे में बात कर रहे हैं। तो अपन ने बात चला रखी है कि भारत के विद्यार्थियों के लिए दूसरे देशों का संविधान पढ़ना क्यों आवश्यक है। इसके पीछे जो तर्क है वो अपन करें, प्रत्येक संविधान को लेकर के बात कर रहे हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में अपनी अमेरिका के संविधान को लेकर के, इंग्लैंड के संविधान को लेकर के बात हुई। आज अपन बात करेंगे जो अपने पास तीसरा संविधान है, वो है स्विट्जरलैंड का संविधान। अब स्विट्जरलैंड का संविधान क्यों पढ़े था हम? चलो मान लिया कि इंग्लैंड का संविधान तो हमने इसलिए पढ़ लिया कि ब्रिटिश पार्लियामेंट दुनिया की तमाम संसदों की जननी है। अमेरिका का संविधान हमने इसलिए पढ़ लिया कि भाई अमेरिका की संघीय व्यवस्था दुनिया की तमाम संघीय व्यवस्थाओं में सबसे पुरानी है या सबसे मैच्योर है, या वो एक पावरफुल है, पूरी दुनिया के चौधरी है वो। ये सब चीजें अमेरिका के संविधान। लेकिन स्विट्जरलैंड का संविधान क्यों? स्विट्जरलैंड तो एक छोटा सा देश है, उसकी क्या बिसात की पूरी दुनिया को प्रभावित कर दे वो, तो हम ये क्यों पढ़ें? अब विद्यार्थियों, इसके पीछे कारण है स्विट्जरलैंड का संविधान हमें क्यों पढ़ना चाहिए। स्विट्जरलैंड देखिए, एक दुनिया का एक खूबसूरत देश है, छोटा सा देश है, कम जनसंख्या है, बहुत शांतिपूर्ण रहने वाला देश है, पर्यटन इसका मुख्य व्यवसाय है। अब आपको देखना यह है कि स्विट्जरलैंड के संविधान की ऐसी कौन सी खास बात है जो कि इसकी अध्ययनता को अनिवार्य करती है, इसकी अध्ययनता को अनिवार्य करती है। अब ये देखिए, इसके पीछे जो बात आती है, दुनिया में अगर कहीं भी आज की तारीख में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी जिसको कहते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, तो वो देश है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड ऐसा देश है जहां आज भी जनता को यह अधिकार है कि वो अपने चुने हुए नुमाइंदों को, अपने प्रतिनिधियों को वापस बुला सकती है। स्विट्जरलैंड के संविधान में दो ऐसी बातें हैं, दो ऐसे प्रोसेस हैं, आरंभक और लोक निर्णय नाम से, जो कि वहाँ के मतलब जो चुने हुए नुमाइंदे होते हैं उनको वापस बुला सकती है अगर वो जनता का काम नहीं करे तो। ये देखिए कितनी बड़ी बात है। इसको थोड़ा भारत में कंपेयर कीजिए। भारत में जब चुनावी मौसम आता है तो नेताजी अपने घर आते हैं, जी हजूरी करते हैं, अपने से हाथ जोड़ते हैं, अपने बराबर बैठते हैं, अपने खेत में अपन खेती कर रहे होते हैं, फावड़ा चला रहे होते, फावड़ा चलाने लग जाते हैं, मिट्टी डाल रहे होते, मिट्टी डालने लग जाते हैं, अपने बच्चे की शादी होती है तो उसमें नाचने लग जाते हैं। लेकिन कब? वो सिर्फ उस चुनावी मौसम में। उसके बाद में जैसे ही आपका मत पेटी में पड़ा, नेताजी आपको जानते नहीं, पहचानते नहीं। फिर अपन भारतीय तो बड़े समझदार जो है ना, अपन वोट भी कई आधारों पे देते हैं। अपन वोट देते हैं आधारों पे कि भाई मेरी जाति का है, अगर मैं अमुक जाति से हूँ, अमुक जाति का ये सांसद या एमएलए बनेगा तो मेरी जाति का कल्याण करेगा। दूसरा जाति का नहीं मिलता तो हम उसमें क्षेत्रवाद ढूंढने लग जाते हैं। मेरे गांव देहात का है जी, मेरे गांव देहात के आसपास का है जी, तो जाति क्षेत्रवाद ढूंढने लग जाते हैं। और ये भी नहीं मिलेगा तो हम एक मोटा भेद ढूंढ लेंगे कि साहब हिंदू है जी, हिंदू को वोट देना, मुसलमान को मत देना, या फिर मुसलमान होगा तो जी मुसलमान को ही देना जी, हिंदू को मत दे देना वोट, नहीं तो खतरे में आ जाएगा हिंदू धर्म। मुसलमान वाले कहेंगे जी इस्लाम खतरे में आ जाएगा अगर हिंदू जीत गया तो। हम तो इन चीजों में बटे हुए हैं। और जो वो चुन के जा रहा है वो बड़ा समझदार है, बड़ा तेज है, वो बहुत शातिर है। वो जानता है कि ये लोग बटे हुए हैं आपस के अंतर्गत, इनसे वोट लो, मत पेटी में वोट डलवाओ और जय सिया राम। ऐसा ही हो रहा है। जरा सोचिए, अगर स्विट्जरलैंड वाला लोक निर्णय और आरंभक की पद्धति यहां अप्लाई कर दी जाए तो कितना जबरदस्त क्रांतिकारी परिवर्तन आ जाएगा। तो ये जो दो चीजें हैं स्विट्जरलैंड के संविधान में,
ये दोनों चीज़ें इसीलिए आवश्यक करती है कि एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र के लिए पूरी दुनिया को अगर कहीं आशा की किरण दिखती है तो वो है स्विट्जरलैंड का संविधान। विद्यार्थियों, हमें स्विट्जरलैंड का संविधान बड़ी गंभीरता और धीरता के साथ अध्ययन करना चाहिए। नेक्स्ट जो संविधान है वो है फ्रांस का संविधान। अब फ्रांस का संविधान साहब क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके पीछे भी बड़े तर्क है। फ्रांस का संविधान भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, आपको मैं बताता हूं फ्रांस का संविधान हमें क्यों पढ़ना चाहिए। फ्रांस मतलब यूरोप के महत्वपूर्ण देशों में से एक है। सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक दृष्टि से फ्रांस विरासत का धनी है। फ्रांस ने पिछले 500 वर्षों में राजतंत्र, साम्राज्यवाद तथा तानाशाही को भुगतने के पश्चात लोकतंत्र तथा गणराज्य का निर्माण किया है। ज्यादा लंबा टाइम नहीं, 500 साल के अंतर्गत इसने राजतंत्र भी देख लिया, साम्राज्यवाद भी देख लिया, तानाशाही भी देख लिया, इन सब से निकल के लोकतंत्र में आया है। और फ्रांस की जो राज्य क्रांति जो कि पूरी दुनिया में प्रभावित करती है, फ्रांस की क्रांति आप देखो, पढ़ते हो ना कई चीज, जो हिस्ट्री के विद्यार्थी हैं या आप जब आगे जाके सिविल सर्विसेज के लिए हिस्ट्री वगैरह पढ़ोगे तो आपको पता होगा कि फ्रांस की क्रांति ने पूरी दुनिया को कैसे प्रभावित किया। देखिए, आधुनिक फ्रांस का प्रारंभ 1789 की फ्रांस की राज्य क्रांति से हुआ। 1789 से पूर्व फ्रांस में राजाओं का निरंकुश और अत्याचारी शासन था, जिसमें जनता का अधिकार विहीन थी तथा शासक देवी अधिकारों के आधार पर निरंकुश शक्तियों का प्रयोग करते थे। क्रांति के पूर्व फ्रांस की विशेषताएं बताते हुए मुनरो ने लिखा है कि नागरिकों को स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी। क्रांति से पूर्व 1789 से पूर्व समाज अत्यधिक विषमतावादी था, जिसमें सामंती व्यवस्था के कारण जनसाधारण की स्थिति अत्यधिक दयनीय थी। क्रांति से पूर्व फ्रांस में स्वशासन की अवधारणा नहीं थी। सभी क्षेत्रों में राजा के कर्मचारियों का हस्तक्षेप विद्यमान था। फ्रांस में नागरिकों के मध्य भाईचारे की भावना नहीं थी तथा राष्ट्रीय भावना का अभाव था। ये देखिए, फ्रांस की जो क्रांति थी उसने पूरी दुनिया को प्रभावित किया। पूरी दुनिया में मेजर चेंज आए फ्रांस की क्रांति से। और फ्रांस ने 500 सालों के इतिहास में अपने, बहुत कम समय, 500 साल, एक देश के संदर्भ में 500 साल कोई ज्यादा मायने नहीं रखते। एक सभ्यता के संदर्भ में, सभ्यता और सांस्कृतिक विरासत का केंद्र तो फ्रांस ही है। लेकिन 500 साल में इसने राजतंत्र भी देख लिया, साम्राज्यवाद भी देख लिया, तानाशाही भी देख ली। उसके बाद में ये कन्वर्ट हुआ डेमोक्रेसी में। इस प्रकार से फ्रांस का संविधान हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है पढ़ना। नेक्स्ट और जो 5वां जो संविधान है वो है जापान का संविधान। जापान का संविधान देखिए, आप भारतीय विद्यार्थी हो, राजनीति विज्ञान के स्टूडेंट हो, आपके लिए जापान का संविधान पढ़ना क्यों आवश्यक है। जापान के बारे में एक तथ्य है कि यह जो संविधान है दुनिया का सबसे प्राचीनतम राजतंत्रीय व्यवस्था इसमें है। जापान में सम्राट होता है, वंशानुगत सम्राट है वहां भी, इंग्लैंड की तरह। सबसे प्राचीन राजतंत्र है। दूसरा जो जापान की जो सबसे बड़ी विशेषता जो मुझे बार बार इसकी ओर अट्रैक्टिव करती है, व्यक्तिगत रूप से मुझे, जिसका मैं फैन हूं जापान की बात का, जापान दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसने अपने संविधान में ये लिखा है कि वी डू नॉट वांट टू वार, हम कभी युद्ध नहीं चाहते। ऐसा क्यों लिखा इसने? इसके लिए आप आ जाइए सेकेंड वर्ल्ड वार की शुरुआत में। देखिए, वर्ल्ड वार जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था वो इटली, जर्मनी और जापान 3 धुरी राष्ट्र थे और इंग्लैंड के नेतृत्व में मित्र राष्ट्र थे।
तो सेकेंड वर्ल्ड वार में हिरोशिमा और नागासाकी, ये दो शहरों के नाम, जापान के दोनों शहरों के नाम दुनिया कभी नहीं भूल सकती। 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945। अब इसके पहले 9 दिसंबर 1946। मतलब जापान एक तरह से मित्र राष्ट्र धुरी राष्ट्रों की तरफ से लड़ रहा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और जापान ने 9 दिसंबर 1946 को अमेरिका के पर्ल हार्बर, जो नौसैनिक अड्डा था इनका, उसके ऊपर प्रथम अणुबम का प्रयोग किया। और उससे विचलित होकर के जब सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था, अपने चरम पर था, तब अमेरिका ने सबसे पहले परमाणु बम का उपयोग हिरोशिमा में 6 अगस्त को और 9 अगस्त को नागासाकी, जापान के 2 शहरों में किया। जापान बर्बाद हो गया। मतलब 1945 में जापान पूरा खत्म था। और आज अगर आप देखते हो तो पर कैपिटा इनकम, पर व्यक्ति एक्सपेंडिचर की कैपेसिटी के हिसाब से जापान दुनिया में सबसे आगे है। टेक्नोलॉजी में दुनिया में आगे है जापान छोटा सा राष्ट्र दूसरे देशों को प्रोजेक्ट देता है। जैसे आपके इंडिया में कई प्रोजेक्ट चल रहे जापान के। तो ये कई चीजें हैं। जापान का विश्व राजनीति को प्रभावित करने की क्षमता रखता है जापान। और दूसरी बात, पूरी दुनिया के लिए एक लीडरशिप है, एक नेतृत्वकर्ता के रूप में है जापान, कि भाई उसने अपनी विदेश नीति के अंतर्गत, अपने संविधान के अंतर्गत इस चीज का उल्लेख किया है कि हमने युद्ध के नतीजे भुगत लिए और हम कभी दुनिया में युद्ध नहीं चाहते, हम शांति चाहते हैं। पीस और पीस, ओनली पीस, शांति, केवल शांति और सिर्फ शांति। ये जापान के संविधान की महत्ता है। प्यारे विद्यार्थियों, जब हम जापान के संविधान को बहुत ही डीपली पढ़ेंगे, जब स्टेप बाय स्टेप, तब इसके बारे में आपको बहुत गहराई से बताऊंगा। बहुत ही सुंदर और बहुत ही बढ़िया संविधान है। और जापान एज ए राष्ट्र भी बहुत ही बढ़िया है। मतलब हर वर्ष जापान खत्म होता है और हर वर्ष खड़ा होता है जापान। जापान की ये खास बात है, हर वर्ष मिटता है, हर वर्ष खड़ा हो जाता है। ये भौगोलिक तथ्य है। एक दुनिया के सबसे ज्यादा भूकंप जापान में आता है। जापान के शहरों को तहस नहस कर देता है प्राकृतिक आपदा हर वर्ष। लेकिन फिर जापान अपनी रफ्तार में चलता रहता है और आज भी दुनिया में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भी आगे है, तकनीकी के क्षेत्र में भी आगे है और लोगों को लोकतांत्रिक मूल्य प्रदान करने में भी आगे है। जबकि मुखौटा है वहां पे वंशानुगत राजतंत्र का। वहां की व्यवस्था राजा के मातहत है, लेकिन है प्योर डेमोक्रेसी और लोगों के लोकतांत्रिक अधिकार पूर्णतया सुरक्षित है वहां पे। यह है जापान का संविधान। विद्यार्थियों, नेक्स्ट जो संविधान आपको पढ़ना है, नेक्स्ट जो राज्य व्यवस्था, जो सिस्टम आपको अध्ययन करना है, वो है चाइना का संविधान। अभी देखिए, चाइना का नाम आते ही भारत के विद्यार्थियों के बीच में मन दिलो दिमाग में थोड़ा सा छटपटाहट सी आने लग जाती है। जब आप आगे जाओगे बीए थर्ड ईयर में, जब अंतर्राष्ट्रीय संबंध आप पढ़ोगे, तो उसमें मतलब भारत की विदेश नीति चाइना के संदर्भ में आप जब पढ़ोगे, चाइना के साथ भारत के संबंध, तो आप देखो उस चैप्टर को एक बार नहीं 5 बार पढ़ोगे, आपके समझ में नहीं आएगा वो चैप्टर। क्योंकि चाइना का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, उसके हिसाब से चाइना पे पूर्ण विश्वास करना मूर्खता से कम नहीं, काम नहीं है। आप नहीं कर सकते साहब चाइना पूछो। चाइना अपनी बात पे खरा नहीं उतरता, अपनी मतलब एक जो कमिटमेंट है उस पर खरा नहीं उतरता। और ये भारत के साथ ही नहीं है, सभी के साथ है। तो इसकी जो विदेश नीति है उसको नाम दिया गया चारा और छड़ी की विदेश नीति। मतलब जहां पे चारा मिला वहां चारा ले लिया। जैसे
और जहां चारा नहीं मिला वहां पे डराने की कोशिश की। तो ये चाइना है। और चाइना के संविधान को पढ़ने का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारण है कि चाइना में एक कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है। आज पूरी दुनिया में अगर कम्युनिस्ट कहीं कहीं बचे हैं तो वो है प्रमुख रूप से चाइना। माओ का इतिहास आपने पढ़ा, ये सब चाइनीज है। कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट की नीतियां देखिए, आज के समय में भारत में कम्युनिस्ट की नीतियों की आलोचना करने वाले मिल जाएंगे, बहुत मिल जाएंगे, लेकिन कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की आलोचना करना मैं मानता हूं कि सही नहीं है। आज की जो कम्युनिस्ट पार्टियां हैं जो चाइनीज है, जो कि शी जिनपिंग की सत्ता को मतलब आगे से आगे बढ़ा जा रही है। असली कम्युनिस्ट की सबसे खास बात जो है वो ये है कि वो कभी सत्ता के पास आसपास रहने की कोशिश नहीं करता। लेकिन आज की कम्युनिस्ट पार्टी तो सिर्फ और सिर्फ सत्ता चाइना में। तो इस तरीके से दूसरा जो चाइनीज सिस्टम है उसको पढ़ने के लिए कारण, जो जायज कारण है, वो ये है कि चाइना अमेरिका के बाद में दुनिया का दूसरा सुपर पावर है। और अब तो आप बहुत ज्यादा जागरूक हो गए चाइना के बारे में। वुहान शहर, कोरोना महामारी, ये सब चीजें, ये आज की बात है। हम राजनीति विज्ञान की दृष्टि से देखें तो चाइना भी पूरी दुनिया को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। वैसे आप नहीं समझो तो कोरोना से तो समझ ही गए आप, चाइना से आया है। चाइना के वुहान प्रांत में कोई किसी जानवर जूनवर को खाने से आया या कैसे आया, जो भी चीजें हैं वो अपना सब्जेक्ट नहीं है। चाइना का संविधान अपना सब्जेक्ट है। तो इस प्रकार से ये चाइना के संविधान को अध्ययन करने का सबसे बड़ा कारण है। और भारत के विद्यार्थियों के लिए विशेष तौर से ये चाइना का संविधान पढ़ना अति आवश्यक इसलिए हो जाता है कि हमने चाइना के साथ लड़ाइयां लड़ी है और अब भी लड़ाई के से माहौल में ही चाइना के साथ रहते हैं। चाइना कब अपनी बात से मुकर जाए, कब हमारे पे हमला कर दे, कब हमारी जमीन पे कब्जा कर ले, कब हमारे जवानों के साथ मारपीट कर ले, तो उसका कोई अता पता नहीं है। हर दम चौकन्ना रहना पड़ता है। दूसरा, चाइना भारत को काउंटर कर रहा है, पाकिस्तान को मतलब पूरी आर्थिक मदद दे करके पाकिस्तान में सैनिक अड्डे बना रहा है, अब एयरपोर्ट बना रहा है, काराकोरम तक रेल लेके जा रहा है चाइना। ये मतलब ये चीजें भारत को काउंटर कर रहा है वो, मतलब एक तरह का चाइना पाकिस्तान को एक तरह से सेफ कवर दे रहा है। पाकिस्तान इतना लंबा लड़ लेता है भारत से, इतनी लंबी बात कर लेता है, उसका कारण चाइना ही है। और हमारे जो पूर्व रक्षा मंत्री हैं, आदरणीय मुलायम सिंह यादव, आदरणीय जॉर्ज फर्नांडिस साहब, इन्होंने तो स्पष्ट पार्लियामेंट में कहा है ये चीज कि हमारा दुश्मन पाकिस्तान नहीं है, हमारा दुश्मन चाइना है, दुश्मन नंबर 1 चाइना है। तो आप अगर बुद्धिमान हो, अगर समझदार हो, तो आप दुश्मन की व्यवस्था के बारे में आपको जानना आवश्यक है। ये भी एक कारण है। वैसे चाइनीज संविधान हमारे सिलेबस में है। हम जब सिलेबस पढ़ेंगे तब चाइनीज संविधान के बारे में बहुत डीप और डेप्थ से पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। इस प्रकार से आपके इस पेपर के अंतर्गत ये 2 संविधान हैं जो दोनों आपको 6 संविधान है जो 6 आपको अध्ययन करने हैं। थैंक यू वेरी मच। ओके, बाय।